नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम मॉडल पेपर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसको पार्ट 4 में पूरे सॉल्यूशन को डालेंगे। पार्ट 1 में करेंगे सॉल्यूशन हम एक प्रश्न से 20 प्रश्न तक पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में हम करेंगे 21वें प्रश्न के सभी प्रश्नों को। पार्ट 3 में हम 22वें प्रश्न को करेंगे हल, और पार्ट 4 में हम 23, 24 और 25वें प्रश्नों को हल करेंगे। पहले आप मॉडल पेपर 2 को सॉल्व कर लें। देखें, इन प्रश्नों को सभी को हल कर लो, अभी तक नहीं किए हैं तो। हमने मॉडल पेपर 1, 2, 3, 4, 5 शिव क्लासेस चैनल पर डाल रखे हैं। आप जाकर के पहले उनको सॉल्व कर लें। मॉडल पेपर 1 का सॉल्यूशन भी डाल दिया हमने। अब मॉडल पेपर 2 का सॉल्यूशन डाल रहे हैं। प्रश्न 1, समीकरण x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 4 का हल है। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने बात करी थी मॉडल पेपर 1 में कि जितने एक्स वाई के मान आएंगे हम सबसे पहले विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने का तरीका क्या है कि इनको देखो, x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण 1 और 2 विलोपन विधि में क्या होता है कि एक पद विलोप करना होता है हमें। तो इसलिए हम देखेंगे इन दोनों में से कौन सा पद समान है। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, ये भी समान है। बाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये भी समान है। तो हम क्या करेंगे, चाहे हम x को विलोप कर सकते हैं चाहे बाई को। अगर हम x को विलोप करना चाहेंगे, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना पड़ेगा, क्योंकि जिस पद को विलोप करते हैं उसके चिन्हों को देखते हैं। अगर समान चिन्ह है तो समीकरणों को उठाएंगे, असमान चिन्ह है तो समीकरणों को जोड़ेंगे। अगर हम बाई को विलोप करेंगे तो इसका प्लस है या इसका माइनस है, तो समीकरण 1 2 को जोड़ देंगे। तो हम करते हैं इसको बाई को विलोप करके। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर तो x और x कितने होते हैं, 2x। बाई में बाई जुड़ेगा नहीं, कट जाएगी, बराबर 10 और 4 14। 2 का भाग देंगे, x बराबर 14/2। तो x बराबर कितना होता है, 7। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 10। x को माने यहाँ 7 रख लेंगे, 7 प्लस वाई बराबर 10। 7 पर इस तरफ ले जाएंगे तो 10 माइनस 7, वाई बराबर 10 में 7 के तो 3। इस प्रकार से हमारा पहले सवाल का आंसर है x बराबर 7, वाई बराबर 3। तो आप पहले ऑप्शन का आंसर हो गया हमारा बी। पहले प्रश्न का आंसर हो गया हमारा बी, x बराबर 7, वाई बराबर 3। अच्छा, इस प्रश्न को एक और तरीका से कर सकते हैं। देखो, सिंपल सवाल है नॉर्मल। तो इसका मतलब क्या है, ऐसी दो संख्या बताओ इनको जोड़ें तो 10 हो जाए और घटावें तो 4। चलो इन सवाल को देखते हैं। 5 और 2 7 होगी, जोड़ने पर 10 नहीं आ रही है तो कैंसिल। 7 और 3 कितने हो गए, 10। यहाँ 7 रखेंगे, यहाँ 3 रखेंगे, 7 और 3 के हो गए 10। यहाँ 7 माइनस 3, 7 में 3 के तो 4, तो दोनों बराबर आंसर आ रहे हैं, तो हो गया बी ऑप्शन। इस तरीका से भी कर सकते हैं। अब इसे देखो, अब तीसरे ऑप्शन को x बराबर 7 है तो 7 प्लस बाई का मान माइनस 3 है तो 7 माइनस 3 माइनस 4 आएगा। चलो, अब इस तरीका से भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी प्रोग्रेस नहीं है। अब प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं हम। बिंदु 5,9 की बाई अक्ष से दूरी। अब मैं इस बिंदु को दर्शा के दिखाता हूँ आपको। इस तरीका से बिंदु को दर्शाया जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4
5 6 7 8 9, तो इधर से 5 इधर से 9, इस तरीका से यहाँ आ गया, यहाँ ये बिंदु आ गया यहाँ 5,9, 5,9, ये पहले सवाल में आ गया, सॉरी। तो क्या आ रहा है, 5,9 की बाई अक्ष से दूरी, तो ये हमारा बाई अक्ष है। तो अगर इससे दूरी संभालेंगे तो कितना होगा, इधर कितनी दूरी है हमारी, कितनी चले, 1 2 3 4 5, कितना आंसर हो गया 5। अगर इसी सवाल को एक्स अक्ष से दूरी पूछता तो होता हमारा सवाल, इस इधर कितने चले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना ही 9। तो आंसर हो गया बाई अक्ष से दूरी क्या हो जाएगा, बाई अक्ष से दूरी 5 मात्रक, सी ऑप्शन हो गया आंसर। हमारा आंसर हो गया बाई अक्ष से दूरी सी 5 मात्रक। इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक ये बनती है दूसरे सवाल की, अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछता है तो आंसर होगा हमारा भुज, जो भुज है, नहीं सॉरी कोटि। और बाई अक्ष से दूरी पूछता है तो आंसर होगा हमारा भुज। यानी कोटि क्या होती है, ये हमारा समीकरण होता है भुज कॉमा कोटि। तो भुज किसे कहते हैं, एक्स का मान, कोटि बाई का मान। तो प्रश्न नंबर 2 को करने में टाइम नहीं लगेगा आपको। इस तरीके का प्रश्न आता है, बिंदु 5,9 को बाई अक्ष से दूरी, तो ट्रिक है भाई, बाई अक्ष से दूरी तो भुज, भुज कौन सी हुई, पहली, तो 5। इस तरीका से आपको ये फेयर नहीं बनाना है, ये तो समझाने वाली बात है, इस तरीका से सवाल करना है। चलो ये आंसर हो गया हमारा 5 मात्रक। सवाल नंबर 3, यदि संख्याओं 7, 8, x, 11, 14 का माध्य x है तो x का मान ज्ञात करो। तो 1 2 3 4 5, तो सूत्र होता है माध्य बराबर आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। तो माध्य कितना दिया है हमारे पास, यदि 7, 8, x, 11, 14 का माध्य x है तो x का मान ज्ञात करो। तो x माध्य दिया है, आंकड़ों का योग 7 + 8 + x + 11 + 14 बट्टे में कितना दिया है, आंकड़ों 1 2 3 4 5, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें, अभी सॉरी इसे जोड़ लेते पहले। 8 7 15, 15 और 11 26, 26 और 14 40, 40 + x बट्टे 5, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें, 5 को गुणा x में देंगे 5x, 40 + x, x का इधर ले लें मान, x माइनस x, 5x माइनस x, 5x में x के 4x बराबर 40, 4 को बांधें, x बराबर 40 बट्टे 4, तो x बराबर कितना हो गया 10। तुम्हारा आंसर हो गया x का मान 10। इस तरीके से करेंगे। समांतर माध्य दिया है सवाल में x के अलावा कुछ मान भी दे सकता है, 10 20 15 8 4 6। सवाल का प्रोग्रेस तरीका यही है। सवाल नंबर 3 हो गया। अब सवाल नंबर 4 को हल करेंगे। द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल समान है तो c का मान ज्ञात करो। तो मूल समान है तो सूत्र लगता है d बराबर 0। d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac बराबर 0। समीकरण हमारा ax² + bx + c बराबर 0। तो ये सीधा व्यापक समीकरण है, द्विघात व्यापक समीकरण। तो a का मान a रहेगा, b का मान b रहेगा, c का मान c रहेगा। तो रख दो, यही रहेगा सेम टू सेम। मान निकालना है किसका, c का। तो क्या करेंगे, इसे पहली तरफ ले जाओ, -4ac
बराबर माइनस के बी स्क्वायर, माइनस से माइनस कट गई बट्टे बन जाए, सी बराबर बी स्क्वायर बट्टे 4a, सी बराबर बी स्क्वायर बट्टे 4a। तो आंसर हो गया हमारा डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर ये हो गया हमारा 4, प्रश्न नंबर 4 हल हो गया। प्रश्न नंबर करते हैं हम 5। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य। तो 1 से पहले धनात्मक सम संख्या लेंगे, 1 से 10 तक की, 2, 4, 6, 8, 10, इनका समांतर माध्य निकालेंगे। तो समांतर माध्य होता है आंकड़ों का योग बट्टे में आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बट्टे में 1 2 3 4 5 जोड़ेंगे। 10 8 18, 18 और 6 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30 बट्टे 5, 5 से 30 काट देंगे 6 आंसर। कितना आंसर आ गया हमारा 6। तो ऑप्शन 2 4 5 6 डी ऑप्शन सही है। अब इस प्रकार के प्रश्न को थोड़ा ट्रिक से भी कर सकते हैं, हम समझते हैं। देखो चलो फॉर्मूला है हमारे पास प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। एक तरीका हमारा ये हो गया, दूसरा तरीका हमारा ये हो गया, जो तरीका आपकी समझ में आ जाए वो दूसरा तरीका। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, तो n + 1/2। इसी में एक और होता है फॉर्मूला, प्रथम n विषम संख्याओं का माध्य। संख्याओं का माध्य, प्रथम n विषम संख्याओं का माध्य। तो n ओनली n, जितनी विषम संख्या होगी उतना ही आंसर होगा। प्रथम n सम संख्याओं का माध्य। बराबर n + 1, ये हो गया 3 फॉर्मूला। तो सवाल है हमारा, सवाल कह रहा है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्या। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 1 से 10 तक की कितनी सम संख्या है। तो सम संख्या निकालने का सूत्र, सम संख्या यानी n, तो बराबर अंतिम संख्या बट्टे 2 + 1। तो हमारा सवाल है 1 से 10 तक, तो अंतिम संख्या कितनी होगी 10। तो यहाँ रखेंगे हम 10 बट्टे 2 + 1, 10 से 2 2 से 10 कटी 5, 5 + 1 यानी 6। तो संख्या कितनी होगी 6। तो अब संख्या हमारे पास 6 आ गई है इनका मान। तो इनका प्रथम n संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा। सॉरी ये सवाल थोड़ा सूत्र गलत हो गया, अंतिम संख्या बट्टे 2 होता है फॉर्मूला। तो इसका n का मान होगा हमारा 5, n का मान होगा 5। तो n का मान 5 हो गया। तो अब प्रथम n सम संख्याओं का माध्य n + 1, तो प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य सूत्र हमारा n की जगह 5, तो 5 + 1 यानी 6। ये हमारा हो गया दूसरा तरीका सवाल का। एक तरीका ये हो गया, पहले हमने 1 से लेकर के 10 तक की गिनतियों में सम संख्या लिखी, उसके बाद में दूसरा तरीका ये फॉर्मूला से हो गया। फॉर्मूला में पहले संख्या लगा रही, अंतिम संख्या बट्टे 2 में भाग दे, 2 का भाग दे करके 5 आ गई थी, सूत्र लगा दिया। एक तरीका और बताता हूँ मैं आपको, देखो बड़े आराम से समझना, बहुत बेस्ट तरीका है।
एक तरीका एक ये है, देखो आप समझो अपने दिमाग से, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्या। देखो कोई भी ऐसी संख्या है जिनमें अंतर समान हो। अब जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 1 से 10 तक की ये संख्या है समान सम संख्या है। तो इनमें देखो 2-2 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है। अगर इस प्रकार की कोई कंडीशन आती है, समान अंतर होता है उनमें, तो उस प्रश्न को हम कैसे करेंगे? अगर बहुविकल्पी प्रश्न बनता है तो कुछ नहीं करेंगे, जैसे कह रहा है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य। तो सबसे पहले 1 से प्रारंभ कर रहा है, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? 2 प्लस 10 पे खत्म कर रहा है, तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी? 10 बट्टे में 2, आंसर आ जाएगा 10 2 12 बट्टे 2 यानी 6 आंसर। ये हो गया हमारा ट्रिकी क्वेश्चन। अगर इससे कौन सा भी सवाल अगर कोई कहे 60 से 100 तक की विषम 100 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य, संख्याओं का समांतर माध्य, तो इस सवाल में जो हमने ट्रिक बताई ये फेल हो जाएगी। ये ट्रिक प्रथम के लिए है, सभी के लिए प्रथम स्टार्ट में। फिर तो या तो इस तरीका से करेंगे या फिर इस तरीका से करो। 60 से 100 तक की सम संख्या लिखेंगे तो उनमें अंतर समान होगा। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? 60। सबसे बड़ी क्या होगी? 100 बट्टे में 2, कितना हो गया? 160 बट्टे 2 यानी 80 आंसर हो गया। इसी प्रकार से विषम संख्या ही कर सकते हैं। मान लो कहीं किसी ने मान लो कहीं से भी स्टार्ट हो जाए, कह दे कि 10 से 200 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य। तो वही तरीका है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? 10 तो है नहीं, 10 से आगे चलेंगे 11। सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी? 200 तो होगी नहीं, 200 से नीचे चलेंगे 199 बट्टे में 2 जोड़ दो, 9 और 1 10, 9 1 10 11 तो यानी आंसर हो जाएगा हमारा 105। इस तरीका से ट्रिक से भी हम निकाल सकते हैं इस सवाल का आंसर। तो अब इस सवाल को करने में कितनी देर लगेगी? 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य, कुछ देर नहीं लगेगी। सबसे छोटी सम संख्या 1 से 10 तक कह रहा है, तो सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे बड़ी संख्या 10 बट्टे 2, 10 2 12 बट्टे 2 यानी 6 आंसर। चाहे सम कहे चाहे विषम कहे, और सुनो चाहे प्राकृतिक संख्या कहे, उसके लिए भी ये तरीका है। कह दे 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। तो क्या करेंगे? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 100 बट्टे 2, भाग दे दो 1 से 1 बट्टे 2, तो भाग देंगे तो 50.5 आंसर आ गया। 50.50 इस प्रकार से इस सवाल को हम कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं अब हम सवाल नंबर 6 पर। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो अभाज्य गुणनखंड 156, सबसे पहले हम 2 का भाग देते हैं, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 11 का, फिर 13 का, फिर 17 का, डॉट डॉट डॉट। ये सभी संख्या कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। तो इसीलिए इनको कहते हैं हम अभाज्य गुणनखंड। क्या कहते हैं इनको हम? 2 से 1 में तो जाएंगे नहीं, 15 में देंगे तो 7 बार, 2 7 14, 1 बचेगी यहाँ 16 होगी, 2 के बाद 16 देंगे 8 बार, 2 से 7 में जाएगा नहीं, चला जाएगा, 2 कम 2 दूनी 4 2 6, 3 बार जाएगा, 1 हासिल बचेगी, 2 को 18 में 9 बार। अब इसमें 2 से जाएगा नहीं, 3 से देंगे, 3 1 3 और 3 को 9 में देंगे 3 बार, फिर 13 से देंगे 1। तो अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 2 के 2 है तो 2 की घात 2,
गुणा 3 गुणा 13। तो आंसर होता है हमारा 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13 बी। अगला सवाल है, यदि एक वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य और बहुलक 24 है। माध्य और बहुलक, माध्य दिया है हमारे पास 24 और बहुलक दिया है हमारे पास 12। पूछ रहा है इसका माध्य, सॉरी माध्य और बहुलक। यदि एक वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य और बहुलक इतना है तो इसकी माध्य का या माध्य का है, माध्य का है। तो माध्य बराबर 24 बहुलक बराबर 12। माध्य का पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? माध्य का। तो एक रिलेशन होता है हमारा, एक संबंध होता है, बहुलक बराबर 3 माध्य का -2 माध्य। इस फॉर्मूला को याद करने का एक तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल सरल है। बहुलक ध्यान रखो, सबसे पहले बहुलक, बहुलक, फिर बाकी याद है 3 और 3 अक्षर माध्यका में होते हैं तो माध्यका, -2 माध्य में 2 अक्षर होते हैं, 2 माध्य। सिंपल सा फॉर्मूला है। बहुलक बराबर माध्यका में कितने अक्षर हैं? 1 2 3, पूरे पूरे कितने अक्षर हैं? धी का 3 अक्षर है तो 3 माध्यका -2 माध्य माध्य। तो ये फॉर्मूला याद करने का तरीका है। अब रख दो जो मान दिया है। बहुलक कितना दिया है? 12 बराबर 3। माध्यका का मान कितना है पूछ रहा है। माध्यका जिस मान को पूछ रहा है उसे यूं का तो रहने देंगे 2। माध्यका मान कितना है? 24। 12 बराबर 3 माध्यका 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, इसे ले जाएंगे 3 माध्यका बराबर 12 प्लस 48, 3 माध्यका बराबर 48 और 12 60, 3 को भाग देते हैं तो माध्यका बराबर 60/3, यानी 3 और 60 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 20 बार। तो आंसर आ गया माध्यका 20। देखो ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन 18 20 22 25, तो आंसर हो गया 20। आंसर कितना हो गया हमारा? 20। चलो सवाल नंबर करते हैं हम 8। सवाल नंबर 8 कहता है, यदि cos a बराबर 7/25 तो tan a प्लस cot a का मान है। इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए देखो दिया, यदि cos a बराबर 7/25 तो cos थीटा बराबर कितना दिया? 7/25। तो फॉर्मूला बनाए, चित्र बना लेंगे हम। जो यहाँ दिया है उसे यहाँ रखेंगे A B C। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार का मान कितना हो गया? आधार का मान 7 हो जाएगा, कर्ण का मान 25। तो 7 और या 25 लंब निकालना है। तो वैसे लंब निकालने का फॉर्मूला है, फिर भी मैंने तुम्हें एक पाइथागोरस चक्र बताई थी कुछ, उन्हें याद कर लो एक बार और बता देता हूँ। 3 4 5। अगर हमारे पास किसी डायग्राम में 2 मान है 3 5 तो अगला क्या आएगा? 4। अगर 4 5 है तो अगला आएगा 3। 4 3 है तो अगला आंसर आएगा 5। दूसरी है 6 8 10, इसका दूना कर दिया। 3 का दूना 6, 4 का दूना 8, 5 का दूना 10। अगली है तीसरी है
24, 7 25 तीसरे नंबर की। चौथे नंबर की है 12 5 13। ये 4 ट्रिपलेट आपकी घूमती रहेंगी। मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिपलेट है। इस ट्रिपलेट से आंसर आता है 25 7 वाली कौन सी, ये वाली। तो आंसर हो गया इसका लंब का 24। सवाल पूछ रहा है हमारा 10a cot a का मान। 10a प्लस cot a, तो 10 थीटा बराबर होता है हमारा लंब बट्टे आधार प्लस cot थीटा आधार बट्टे लंब। तो लंब का मान कितना है 24, आधार का मान कितना है 7, प्लस आधार का मान कितना है 7, लंब का मान है 24। लासा लेंगे 24 7 का लासा कितना आएगा, 7 चौका 28 की 8, 7 दूनी 14 और 2 16। इसका इसमें उड़ा होगा, इसका इसमें, या 24 उड़ा 7 को 168 में देंगे 24 बार, 7 गुणा 24 को 168 में देंगे 7 बार। 24 गुणा 24 में करेंगे तो 24 का वर्ग कितना होता है 576। 7 गुणा 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 749, 168 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 625 बट्टे 168। तो आंसर आता है 625 बट्टे 168। हमारा आंसर है 625 बट्टे 168। तो 624 बट्टे 25, 25 बट्टे 24, 625 बट्टे 576, 625 बट्टे 168 आंसर। द्विघात समीकरण x² माइनस 3x माइनस 10 के मूल हैं। इस तरीका के सवाल कैसे करते हैं हम, x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल पूछ रहा है। तो गुणा करने पर 10, घटाने पर 3, तो x² माइनस कितने होंगे 5 और 2, 5 और 2 का उड़ा करेंगे तो 10, और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, तो 5 माइनस 2, x माइनस 5 उड़ा 2 बराबर 0। x² माइनस x उड़ा 5 में देंगे 5x, आगे माइनस है तो यहाँ चिन्ह में दे जाएगा प्लस हो जाएगी, x उड़ा 2 में देंगे तो 2x, 5 उड़ा 2 बराबर 0। x माइनस 5 प्लस इन दोनों में से कॉमन लेंगे 2, x माइनस 5 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है x माइनस 5 और x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से निकालेंगे तो x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5। यहाँ से निकालेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0, 2 को पहले तरफ ले जाएंगे x माइनस 2, तो मूल आ गए 5 कॉमा माइनस के 2 आंसर हो गया। इसकी भी ट्रिक है हमारे पास, चलो ट्रिक को बात के बारे में शेयर करते हैं हम। देखो हम आपको पहले सवाल बताते हैं ऐसे, फिर ट्रिक बताते हैं। अगर आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न आता है तो इस तरीका से नहीं करना है, ट्रिक से करना है। अगर ट्रिक भूल जाते हो तो इस तरीका से कर लो। ट्रिक से क्यों करें, क्योंकि ट्रिक से हमारे टाइम की बचत होगी, बहुत बचत होगी। देखो कितनी बचत होगी, अभी ये लगभग 2 मिनट में किया है, वो 1 सेकंड में होगा, 1 मिनट में ओनली, मिनट ही नहीं लगेगी, 1 मिनट। एक ट्रिक होती है हमारी, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ax² माइनस bx प्लस c बराबर 0, ax² माइनस bx माइनस c बराबर 0, ax² प्लस bx माइनस c बराबर 0। 4 कंडीशन बनती है, दोनों जगह प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। अगर ये कंडीशन बनती है तो आंसर होते हैं भाई 2, बड़ा और छोटा मान। बड़ा मान होगा माइनस, छोटा मान होगा माइनस का। ये कंडीशन बनती है बड़ा भी प्लस का, छोटा भी प्लस का। ये भी कंडीशन बनती है तो माइनस, बड़ा प्लस का, छोटा माइनस का। ये कंडीशन बनती है तो बड़ा माइनस का, छोटा प्लस का। इस तरीक़ा से कंडीशन बनती है। चलो अब सवाल को देखते हैं। हमारा सवाल है x² माइनस 3x माइनस 10। कौन सी कंडीशन है इसमें हमारी, ये तीसरी वाली। तो बस हमें इतना करना है कि गुणा करने पर 5 और 10 और घटाने पर 3 कौन सी संख्या होंगी, 5 और 2। इनमें क्या बड़े मान प्लस का रहेगा, छोटा मान माइनस का रहेगा।
तो बड़ा मान 5 है तो प्लस का रहेगा और जी माइनस का हो जाएगा। आंसर आ गया 5 -2। बस हो गया खेल। कितनी देर लगेगी इस सवाल को हल करने में? बस मात्र 10 सेकेंड। तो इस प्रकार से हम सवाल को कर सकते हैं, ट्रिक है ये। इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया तो ऐसे कर लेंगे। मान लो जैसे क्वेश्चन आ गया x² प्लस 10x प्लस 16 बराबर 0, तो दोनों जगह प्लस है, तो गुणा करने पे 16, घटाने जोड़ने पर 10, तो 8 और 2, तो किसके जन है? माइनस के। हो गया आंसर। इसी प्रकार से अगर प्रश्न आता है x² माइनस 4x माइनस प्लस 3, तो आगे माइनस है प्लस है, फिर माइनस प्लस दूसरा होता है, तो गुणा करने पे 3, जोड़ने पे 4, तो 3 एकम 3, 3 और 1 दोनों आंसर किसके होंगे? प्लस के। तो आंसर हो गया। अगर प्रश्न इस प्रकार से बनता है 2x² माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0, फिर क्या करोगे? कुछ नहीं करना है। देखो इसका इसमें गुणा करेंगे, तो गुणा करने पे कितना हो गया? 10, तो गुणा करने पे 10 आनी चाहिए, जोड़ने पे 7, तो क्या है? 5 और 2 हो गया। अब यहाँ से आगे देखो, यहाँ माइनस है प्लस है, तो माइनस प्लस देखेंगे दोनों प्लस के रहेंगे। चलो ठीक है, जो x² के सामने है उसका दोनों में भाग दे देंगे, तो इस तो 5/2 रहेगा, 2 का 2 में देंगे 1, तो आंसर हो गया 5/2 और 1। इस तरीका से कर लेगा। अगर आगे कुछ आता है तो यही ट्रिक रहेगी चिन्हों की, और इस तरीका से कर सकते हैं। चलो प्रश्न नंबर हम 10 पे चलते हैं। काफी लंबी वीडियो हो रही है, चलो होने दो भैया। प्रश्न नंबर 10 है, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है। तो देखो एक मीनार है, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की, जिस छाया पड़ रही है इसकी, ये अगर ऊंचाई इसकी h है तो इसकी कितनी होगी? √3h हो रही है। तो अगर मैं तुम्हें ट्रिक बता देता हूं इसकी, अगर इसका ये 3 गुना हो रहा है, 3 गुना √3 गुना हो रहा है, तो बिना पूछे बताए इसका आंसर होगा 30 अंश। कितना आंसर होगा इसका? आंसर 30 अंश। आंसर कितना हो जाएगा? 60 अंश, 45 अंश, 30 अंश और 90 अंश। तो आंसर हो गया हमारा 30 अंश। करके देख लेते हैं। तो लंब और आधार में किसका संबंध है? tan थीटा का। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी लंब दिया h, आधार दिया √3h, h से h कट गई। tan थीटा बराबर 1/√3। tan के बदले में 1/√3 किसका मान होता है? tan 30 का। तो tan 30, tan से tan कट गई, थीटा बराबर कितना हो गया? 30। अब चलते हैं सवाल नंबर 11 पर। समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 ... का 11वां पद है, क्या है? 40, 30, 35, 18। तो इस प्रकार के प्रश्नों को देखो कैसे सॉल्व करते हैं। 5, 8, 11, 14 ... तो a बराबर कितना हो गया? 5, d बराबर इसमें से इसे घटाएंगे, यानी a2 माइनस a1, यानी 8 माइनस 5। a1 हमारा 5 और a2 हमारा 8, तो कितना हो गया? 3। तो 11वां पद पूछ रहा है, n बराबर हो गई 11। तो सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। ए का मान कितना है? 5 प्लस n का मान 11 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 3। 5 प्लस 11 में देखिए 10 गुणा 3, 5 प्लस 10 गुणा 3 में 30, 30 और 5 35। तो अगर इस तरीका से करेंगे इस सवाल को, सवाल नंबर 11। इसकी भी ट्रिक है, थोड़ी सी समझना चाहते हैं तो आप देखो ट्रिक से। 5, 8, 11, 14 ... का 11वां पद पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले पद को छोड़ दो, उससे छोड़ दो और इसमें से एक पद कम कर लो, तो कितने बचे? 10। अब इनमें देखो कितने का अंतर है? 3 + 3 हो रहा है, प्लस 3 हो रहा है, प्लस 3 हो रहा है। तो क्या करेंगे हमने क्या किया है? पहला पद छोड़ दिया 5,
और इनमें कितने का अंतर है, 3 का, तो 3 ले लिया। गुणा जो 11वां पद पूछ रहा है तो इसमें से एक कम कर लें 10, प्लस जो पद छोड़ा था उसे ले लो। आंसर आएगा 30 + 5 35। ये होगी भाई ट्रिक। प्रत्येक क्वेश्चन हो जाएगा इस तरीका से। तो इस तरीका से भी हम प्रश्न को कर सकते हैं। चलो प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं अब हम जल्दी से जल्दी, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB बट्टे DE, यानी AB इसके बट्टे में ये वाली और BC के बट्टे में FD वाली हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। कब होंगे, सुनो मैं आपको बता देता हूं। जब दो त्रिभुजों की भुजाएं समानुपात में हों तो जिन भुजाओं से जो कोण बन रहा है, जैसे इन दोनों भुजाओं से कोण बन रहा है B और इन दोनों भुजाओं से कोण बन रहा है D, तो यही कोण बराबर होने चाहिए और यही कोण बराबर होती है। तो कोण B बराबर कोण क्या होगा, कोण D हो गया। कोण B बराबर E, कोण A बराबर F, कोण A बराबर D, कोण B बराबर D। तो ऑप्शन D सही आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, सरल रेखा x बराबर -2 तथा y बराबर 3 का कटान बिंदु है। तो ऐसे कटान बिंदु वगैरह पूछता है तो कोई परेशानी नहीं है। x का मान -2, y का मान 3। तो इसमें देखो -2 ये रहा आंसर। आप आंसर हो गया हमारा C। अगला प्रश्न नंबर 14, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हों तो POA का होगा। इस सवाल को हम पेपर नंबर 1 में हल कर चुके हैं। देखो मैं दिखा देता हूं आपको, थ्योरिकल में हल किया है हमने। ये रहा, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकती हैं तो कोण POA ज्ञात कीजिए। हमने पूरा थ्योरिकल सॉल्व करके पार्ट नंबर 2 पेपर मॉडल पेपर 1 में सॉल्यूशन करके डाला है पार्ट नंबर 3 में। तो आप इसको देख करके समझ करके इस सवाल का आंसर कमेंट में जरूर दें। मैं काफी दिनों से देख रहा हूं हर एक पेपर में, हर एक कंडीशन में, हर एक वीडियो में एक प्रश्न में छोड़ता हूं। हमारी वीडियो के व्यूअर्स भी आते हैं परंतु उन व्यूअर्सों में से किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आता है। ऐसा लगता है कि बच्चों की तैयारी कमजोर चल रही है। और प्लीज आंसर कमेंट में जरूर किया करो जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारा बच्चा की पढ़ाई अच्छी चल रही है, कैसी चल रही है। प्रश्न नंबर 15, आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण थीटा अंश है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जिससे हमारा ये है सर्कल, ये हो गया, ये आर त्रिज्या वाली है, ये थीटा है, तो ये हो गया त्रिज्यखंड। क्या हो गया, त्रिज्यखंड। तो इस और इसे कहते हैं लघु त्रिज्यखंड। ये हो गया हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर और दीर्घ त्रिज्यखंड का सूत्र होता है 360 माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। देखो फॉर्मूला दोनों एक ही है। प्रॉब्लम क्या है, देखो थीटा की प्रॉब्लम है। ये पूरा थीटा कितना होता है, ये होता है 360 अंश का। जब ये थीटा अंश का हो गया तो ये कितने का बचा, 360 माइनस थीटा। तो बस इतना ही फर्क है। दीर्घ त्रिज्यखंड में 360 माइनस थीटा बटे 360, लघु त्रिज्यखंड में थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो अगर दीर्घ त्रिज्यखंड पूछ रहा है नॉर्मल तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अगर दीर्घ कह देता है तो 360 माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। लघु कहता है फिर भी यही रहेगा। तो आंसर रहेगा हमारा थीटा बटे 360। अरे सरकार, थीटा बटे 360 पर पाई आर स्क्वायर है ही नहीं। 1 2 3 4 में सही नहीं मिल रहा है। तो अब क्या करेंगे इसका,
सॉल्व करके देखो, कुछ कट तो नहीं रहा है कहीं। थीटा बटे 180, 2 से अगर 180 काटे 90 बार तो 360 नहीं आएगा, तो ये नहीं है हमारा आंसर। 2 से 720 कट जाएगी 360 बार, तो थीटा बटे 360 पाई आर उसके, तो आंसर यही आ गया अभी। अगला प्रश्न है हमारा, आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो अब आज हम 3D आकृति के फॉर्मूलों के बारे में बात करते हैं। 3D आकृति, 3D आकृति किसे कहते हैं? ऐसी आकृति इनकी 3 भुजाएं हों, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं घन की। तो घन का क्षेत्रफल होता है हमारा, देखो घन बनता कैसे, घन बनता है वर्ग से, घन बनता है वर्गों से। तो यानी एक और बात समझो, हमारी घन की प्रत्येक फलक होती है वो वर्ग की जैसी होती हैं, और प्रत्येक घन में 6 फलक होती हैं। कितनी फलक होती हैं? 6 फलक। अब बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो इसी प्रकार 6 फलकों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? भुजा स्क्वायर करके, तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल से ही घन का क्षेत्रफल बना है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो इसकी क्या फलक है? 6, तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर। घन का आयतन भुजा क्यू। घन का विकर्ण होता है √3 इंटू भुजा। थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, नहीं किसी दिन हम इन फॉर्मूलाओं को बड़े विस्तार से समझाएंगे आपको। अब बनाते हैं हम घनाभ। तो घनाभ का है हमारा, घनाभ बनता है आयत से। किससे बनता है? आयत से। तो इसका फॉर्मूला होता है घनाभ का क्षेत्रफल 2 कोष्ठक में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। क्योंकि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ये होती है हमारी लंबाई, ये चौड़ाई होती है, और ये होती है ऊंचाई। तो 2 कोष्ठक में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। घनाभ का आयतन होता है एल बी एच। घनाभ का विकर्ण होता है √ में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब बात करते हैं हम बेलन की। बेलन का फिगर होता है इस प्रकार से। करते हैं बेलन का फॉर्मूला। तो ये त्रिज्या है आर, ये ऊंचाई है एच। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। बेलन का आधार होता है वो वृत्ताकार होता है, तो इसके लिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। बेलन का वक्र क्षेत्रफल, वक्र क्या होता है? जो बेलन की जो ये वाली साइड है, ये वाली जो बेलन होता है ऐसे करके, मान लो बेलनाकार आकृति है, तो ये वाली, इसका फॉर्मूला होगा 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल 2 पाई आर कोष्ठक में एच प्लस आर। संपूर्ण में ये भी आ जाएगा बगली की, और ऊपरला और नीचे वाला भी आ जाएगा। ये वाला और ये वाला और ये वाला,
बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच। हमने बात कर ली घनाभ और बेलन। अब बात करते हैं हम शंकु। तो शंकु बनता है इस तरीका से, इसका मान आर, इसका मान एच और ये होती है एल। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये होती है हमारी तिर्यक ऊंचाई। बराबर होता है एल बराबर अंडर में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर कोष्ठक में एल प्लस आर। शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अब हम बात करते हैं गोला की। ये तो जो आर है, तो गोले का व्यास होता है हमारा 2r, गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम बात करते हैं अर्धगोले की। अर्धगोला इसकी त्रिज्या आर है, तो हम बात करेंगे व्यास होगा हमारा 2r, पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हमारा होगा 3 पाई आर स्क्वायर। आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब। इस प्रकार से हमने सभी फॉर्मूलाओं के बारे में बात करी। शंकु का फॉर्मूला ये है, गोले का, इन सभी फॉर्मूला को आप याद कर लें। इन फॉर्मूला से डायरेक्ट कोई एक सूत्र सवाल बनेगा। घन की बात कर लें, घनाभ, बेलन। चलो सवाल हमारा आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 3 पाई आर स्क्वायर। तो आंसर हो गया हमारा 3 पाई आर स्क्वायर सी। अगला प्रश्न है, यदि ये घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता है। अगर कोई घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता होगी 1। अगर कोई घटना निश्चित रूप से नहीं घटती है तो इसकी प्रायिकता होगी 0। घटती है निश्चित रूप से तो 1, नहीं घटती है तो 0। आंसर होगा इसका डी। प्रश्न नंबर 18 पे चलते हैं। sin 15/cos 75 का मान है। मैंने आपको बताया था, अब बता रहे हैं, साइन और कॉस आ जाए और इन दोनों का योग 90 हो तो ऐसे सवालों का आंसर 1 होता है। sin 15/cos 75 है
75 और 15 जोड़ेंगे तो 90, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बैठेगा 15 + 75 = 90। तो आंसर इसका क्या हो गया? ए। अगला प्रश्न है, दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे कब? यदि इनके संगत कोण बराबर हों। चलो हो सकता है, आगे पढ़ के देखते हैं। यदि इनकी संगत भुजाएं समानुपात हों, ये भी हो सकता है। ए और बी दोनों, वेरी गुड, इनमें से कोई नहीं। यदि इनके संगत कोण बराबर हो फिर भी हो जाएगा समरूप, और यदि इनकी संगत भुजाएं समानुपात हो फिर भी हो जाएगा। तो आंसर हो गया हमारा सी। प्रश्न नंबर 20, यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा, दोनों मान साइन और कोस के बराबर हैं तो थीटा होगा, साइन और कोस दोनों मान बराबर हैं तो एक ही कंडीशन बराबर होंगे 45 अंश में। कितने बराबर होंगे? 45 अंश में। तो इसका आंसर आ गया हमारा 45 अंश। वीडियो को कृपया लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जितना हो सके तो आप इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि अन्य विद्यार्थियों को